नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स और आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट किया है और अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन से आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं और ये सारे लेक्चर्स फ्री हैं। और आई वुड लाइक टू अपील यू ऑल कि आप वो सारे जो लेक्चर्स हैं जो मैंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बनाए हैं और उसको जो फंडामेंटल लेक्चर्स हैं जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के बारे में बनाए, वो सारे लेक्चर्स को आप जरूर देखें क्योंकि दोज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 4 है। जो फंडामेंटल राइट्स था वो पार्ट 3 था एंड जो डीपीएसपी है वो पार्ट 4 में आता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एमपीपीएससी का सिलेबस लगा रखा है। इसमें आप देखिए कि वी हैव कंप्लीटेड, पर इसको एक रेफरेंस भी ले लेते हैं सिलेबस से। वी हैव कंप्लीटेड फंडामेंटल राइट्स एंड नाउ वी आर ऑन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज वाला जो लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो सोर्स है वो आयरलैंड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, समझते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ डायरेक्शन टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब जो हमारी संसद है या जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा कानून बनाना है। इसलिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, मतलब जैसे फंडामेंटल राइट को जब हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट को, अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, बट इन केस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो इंडिविजुअल है वो कोर्ट मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर, इसका नेचर जो है नॉन जस्टिसिएबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, बिकॉज ना कि मोरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे हमको बचपन में सिखाए जाते हैं बेटा चोरी नहीं करना है या झूठ नहीं बोलना है या फिर गरीबों की मदद करना है, तो दीज आर मोरल वैल्यूज विच आर टीचर्स और आर पेरेंट्स यूज टू गिव व्हेन वी वर इन स्कूल। तो इसी तरीके से दीज आर सम गाइडिंग प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और जो उस बेसिस पे जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो कानून बनाती हैं। तो अब हम इसको 1 बाय 1 देखेंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा राइटअप नहीं लिया है, मैंने स्लाइड्स को बहुत हल्का रखा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप नोट्स बनाइए। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको, क्योंकि मैं समझाने में ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ रैदर देन कि मैं लिखाने में फोकस करूँ। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वेलफेयर एक कॉन्सेप्ट है। जैसे एक सीरिया का एग्जाम्पल ले लें या एक चाइना का एग्जाम्पल ले लें या पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, कोई भी कंट्री देखिए, ये पुलिस स्टेट है, यहाँ पे लोगों के ऊपर ना कि एक कर्टेलमेंट है कि उनके राइट्स के ऊपर, उनकी इच्छाओं के ऊपर, मतलब जो स्टेट बोलेगा, मतलब जो गवर्नमेंट बोलेगी वो करेंगे, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो पुलिस स्टेट है, मतलब दे आर, मतलब वो सर्विलेंस में रहते हैं, ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट वी आर ऑन टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन। ठीक है, अब आर्टिकल 36 में डेफिनेशन, और मैंने सारी लिस्ट दे रखी है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट वेलफेयर स्टेट, लोगों की बात में सोशल सिक्योरिटी हो, किस तरीके की सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल। अब समझते हैं आर्टिकल, स्पेशली थ्रू रिड्यूसिंग, मतलब जो सोशल सिक्योरिटी कैसे आएगी, लोगों के अंदर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करके। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो मिनिमम वेजेस इक्वालिटी को कैसे कम करता है। ठीक है, अब जब पढ़ते हैं आर्टिकल 39 के बारे में, तो ये आर्टिकल 39 जो है 39A, तो आर्टिकल 39 को कहता है कि जो ऑल द सिटीजन मैन एंड वुमेन मस्ट बी प्रोवाइड इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, मतलब मैन एंड वुमेन दोनों को ना इक्वली लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब समझते आर्टिकल 39B क्या कहता है। तो आर्टिकल 39B कहता है कि द ओनरशिप and control of the material resources of the community shall be distributed
टू सर्व कॉमन गुड, मतलब जो राज्य के संसाधन हैं उस पे सबके ग्रोथ के लिए उनका यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का या किसी स्पेसिफिक चंक्स ऑफ पीपल जो होते हैं ना उनके ग्रोथ के लिए वो कम्युनिटी गुड का यूज हो, ठीक है, कॉमन गुड का यूज। अब आर्टिकल 39C समझते हैं। आर्टिकल 39C बोलता है कि स्टेट मस्ट प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यूअर हैंड। तो वो जमींदारी अबॉलिश एक्ट आया था, ये ध्यान रखिएगा, ताकि लोगों के पास एक गवर्नमेंट ने एक लैंड सीलिंग एक्ट कर दिया था ना, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड एक पर्टिकुलर इंसान रख सकता था, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 39D क्या बोलता है? आर्टिकल 39D बोलता है इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, मतलब महिलाओं और पुरुष की समान सैलरी होनी चाहिए, किसी तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं आर्टिकल 39A क्या बोलता है। आर्टिकल 39A, ये ध्यान रखें, कैपिटल ए है ये, ठीक है। इट टॉक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल टॉक्स अबाउट स्टेट मस्ट प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए क्या होता है कि गरीब लोग होते हैं, वो उनके पास जो हमारा जस्टिस सिस्टम है दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जिसके तहत गरीब लोग भी जो जस्टिस है वो ले पाए। तो उसके लिए जैसे नालसार आया या फिर लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया जिसमें किसी की कोई फीस नहीं लगती। तो ये लोक अदालत है या फिर नालसार के थ्रू ये सारी चीज़ें जो आई हैं वो जो है ये इसी कॉन्सेप्ट से, इसी प्रिंसिपल से बेस्ड है, ठीक है। चलिए आप समझते हैं आर्टिकल 40 क्या बोलता है। आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। आर्टिकल, तो अब विलेज पंचायत की बात आई तो वो देखिए जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था पंचायती राज, इसी के बेसिस पे वो आया। तो आप समझ रहे हैं कि वैल्यूज़ ये दे रहा है और जो प्रिंसिपल है मतलब मतलब वैल्यूज़ मतलब हमको ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत काम कर रहा है और एक एक प्रिंसिपल से गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। मतलब जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है, ठीक है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? तो आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट द स्टेट मस्ट इंश्योर द राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। राइट, अब समझ लीजिए, राइट टू वर्क आपका ये हो गया, मनरेगा वगैरह आया, और राइट टू एजुकेशन आपको पता ही है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात करी है फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर्स में, आर्टिकल 21A, ठीक है। अब आर्टिकल 42 समझते हैं। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट प्रोवाइड ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब समझ लीजिए कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है या कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो उसको उस वर्क एनवायरनमेंट में एक सर्व सुविधा युक्त जो बोलते हैं ना सारी चीज़ें मिले और उनको वो रिलीफ भी मिले। अगर वो किसी तरीके जैसे मैटरनिटी एक्ट, पेड जो लीव है वो ले सकती है महिलाएं। तो ये जो मैटरनिटी एक्ट आया है अभी 2016-17 में, तो ये इसी प्रिंसिपल से ये प्रेरित है, ठीक है। अब समझते हैं 44 अचीव यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब देखिए अब इसके बारे में भी बात चल रही है, ये काफ़ी बर्निंग इशू है, इसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि सबके जो क्रिमिनल एक्ट तो सबके CRPC वगैरह जो क्रिमिनल एक्ट हैं उसमें जो धाराएं लगती है वो सबकी एक सी हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। बट जो सिविल कोड है ना अभी कहीं कहीं किसी मैटर पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट प्रोविजन है, जैसे शरिया लॉ है मुस्लिम भाइयों के लिए और हिंदू के लिए अलग चलता है जो नॉर्मल चलता है। तो अभी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अचीव के बारे में अभी जो डेवलपमेंट होगा वो अभी आप करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, इस बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 एज। अब देखिए इसमें रेफरेंस आ गया ना 21A जो जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या मैंने आपको बोला था ना कि जो आप पहले पढ़ के आए हैं और जो आगे पढ़ेंगे वो सब कनेक्टेड हैं। तो आपको एक सिंक्रोनाइज वे में मतलब वन आफ्टर दी अनदर आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो 45 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू 6। अब आर्टिकल 46 अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 46 टॉक्स अबाउट प्रमोट इकोनॉमिक एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ आर्टिकल 15, ठीक है। प्रमोट एजुकेशन एंड
economic and education interest of SC ST and other weaker section prevent their exploitation। देखिए आर्टिकल 47 में भी वो अनटचेबिलिटी वाला जो एक्ट है उसके बारे में बात की जाती है। तो आप समझ रहे हैं, आप अब आप लिंक आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि क्या क्या मैं मतलब प्रिंसिपल यहाँ से उठा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह इंप्लीमेंट किया। अब मैं आपको अच्छा चलिए मैं इसको बाद में बताता हूँ। आप आर्टिकल 47 क्या बोलता है? आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट स्टेट मस्ट प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन and prohibit consumption of intoxicating drink, drugs, etc। तो अब आप समझ लीजिए कि पब्लिक हेल्थ के बारे में तो जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उसके बारे में बात करें, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो फूड सिक्योरिटी एक्ट, द होल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको अमेंड किया गया था 2013 में, प्रोवाइडिंग राइस मील्स मतलब दालें और अनाज जो गेहूं होता है बहुत कम दामों में 1-2-3 रुपए में प्रोवाइड करना। क्यों? न्यूट्रिशन के लिए। उसका मेन आइडिया ही न्यूट्रिशन है कि जितना सस्ते से सस्ता स्टेट यानी गवर्नमेंट ये सारे अनाज वगैरह राइस वगैरह प्रोवाइड कर सके ताकि जो हमारे साधारण लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के उनको बहुत सस्ते दामों में न्यूट्रिशन मिल सके। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो प्रेरणा है वो यहीं से मिली। या ICDS एक्ट था जो पहले था, या मिड डे मील जो स्कूलों में चलता है, ये सारे लॉ मतलब इस मोरल को उठा के, इस प्रिंसिपल को उठा के गवर्नमेंट ने बहुत सारे ओवर द ईयर्स प्रोग्राम डेवलप किए हैं और आगे भी नीड के अकॉर्डिंग डेवलप करती जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज agriculture and animal husbandry on the modern scientific line and prevent slaughter of calves। ठीक है। and cows milk एनिमल तो डिफरेंट। देखिए अब क्या होता है कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना, काऊ और मिल्चिंग एनिमल और ड्रॉट एनिमल है जो लोड बेयरिंग एनिमल है, इनकी क्या बोलते हैं स्लॉटर को रोकना। तो गवर्नमेंट ओवर द ईयर्स कानून बनाती आ रही है, आप सुनते रहेंगे। मतलब अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो पहले आप बेसिक को पढ़िए और साथ साथ में आप करंट अफेयर्स को आप पढ़ते जाइए तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था। अब देखिए इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आ गया। ठीक है। अब समझते हैं आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्ट and improve environment and safeguard the forest and wildlife। जब देखिए आर्टिकल 48 ए है जो, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, आपका NGT आया। ठीक है। और आपके डिफरेंट कानून, जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट ही हो रहा है, ये कैसे चल रहे हैं सारी चीज़ें, ये प्रिंसिपल तो यही है ना। और गवर्नमेंट कानून बनाती जा रही है। तो 41 टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट, 49 टॉक्स अबाउट आर्टिकल 49 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट, पैलेसेस एंड डिफरेंट आर्टिफैक्ट एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, विच आर नेशनल इम्पोर्टेंस। तो आप देख लीजिए, आप जितनी पुरानी धरोहरें हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ESI, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या बोलते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी देखभाल करती है और हमको टूरिज्म भी बहुत सारा अट्रैक्ट होता है। आप देख लीजिए। तो ये किस बेसिस पे होता है? ये इसी बेसिस पे होता है। ये प्रिंसिपल यही है। ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 50 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 50 चलिए तो हमारे यहाँ तक हो गए। ठीक है। इसमें मैंने राइटअप इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्या होता है कि कम से कम राइटअप में मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। यू विल गेट दैट कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट पकड़ के आप अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो अब आप पता ही है कि जुडिशरी अलग काम करती है, अलग विंग है, गवर्नमेंट अलग विंग है और एग्जीक्यूटिव अलग विंग है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं करें, मतलब दे हैव अ सिंक्रोनाइजेशन बट दे आर एंटायरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। एंड आर्टिकल 51 प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस। तो इंटरनेशनल पीस में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई UN पीस कीपिंग मिशन है, जहाँ पे अफ्रीका में अगर कोई दिक्कत हो रही है या किसी भी देश में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो इंडिया जो है अपने मिशंस को वहाँ भेजती है और इंटरनेशनल पीस में कंट्रीब्यूट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने नेम सुना होगा, नॉन अलाइन मूवमेंट सुना होगा जो नेहरू के टाइम पर आया था, या फिर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी था इन केस ऑफ हमारे जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसके बारे में। तो ये सब गवर्नमेंट
प्रिंसिपल तो यही है ना, उसके बाद गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर बैकबोन ऑफ आर एंटायर पॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी का जो हमारी राज व्यवस्था है ये उसकी बैकबोन है। तो इन चीज़ों की क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारी हो गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे जो लॉ बनते हैं, अगर उन लॉ को वायलेट किया जाता है, यदि उन लॉज को तोड़ा जाता है, तो उस लॉ के बेस पे आप कोर्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। ये तो प्रिंसिपल हो गए, लेकिन उस प्रिंसिपल पे के बेसिस पे अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट में किसी को कोई किसी स्कूल में, मिड डे मील स्कूल में किसी भी तरीके का कोई करप्शन किया जा रहा है, तो उस बेसिस पे आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं, प्रिंसिपल पे नहीं, जो लॉ है उस पे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा आर्टिकल 36 से 51 के बारे में, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मैंने डिफाइन किया और एक ब्रीफ वे में किया, और मैंने इसको एक ही लेक्चर में रखा है, और अगले लेक्चर में मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्लियर कर दूंगा, ताकि आपका जो पूरा बैकबोन है, जो आप फ्रॉम सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टिल फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो आपका बहुत जल्दी क्लियर हो। देन विल मूव टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इवन क्या बोलते हैं आपका, इवन पार्लियामेंट, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाला हूँ। और आप लोग इस चीज़ की तैयारी बहुत रखिए और इन सब चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज़ अ किंग, रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पॉलिटी। और आप करंट अफेयर्स को भी धीरे धीरे पढ़ते जाइए, हालांकि मैं पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, तो उसके बारे में भी आप क्या बोलते हैं, तो आप करंट अफेयर्स को लेकर भी आप चिंतित ना हो, लेकिन आप ये जो पॉलिटी चल रही है पहले उसको आप कंप्लीट करें। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अब MPPS एक्सप्रेस के बारे में बताइए और पढ़ते रहिए, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।